स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें आने वाले कुछ हफ्तों तक नई धारा रेडियो पर। तो लीजिए ये गांव के खिलौने। गांव की मिट्टी से ही अनेकों खुरदुरी उंगलियों द्वारा ये बने। गांव के लोगों ने ही इनसे खेल खेले, फिर गांव की मिट्टी में ही भुरकुस हो ये उन्हीं में मिल गए। समय के साथ साथ लोगों ने उन्हें देखा, उन्हें याद किया, फिर उन्हें भूलते चले गए, भूलते ही गए, जब तक दृश्य और दृष्टि सभी बदल न गए। मेरी उम्र के शायद 2-4 व्यक्ति ही हमारे गांव में अब जीवित होंगे जो उन्हें आज भी कभी कभार याद कर लेते हों, मगर मुझे वे 60 वर्षों से अक्सर याद आते रहे हैं, क्योंकि मैंने बड़ी समीप से उस काल खंड में उन्हें देखा परखा था। अपने जीवन के प्रति उनकी अटूट आस्था देखकर आज के अनास्था के युग में मैं अचंभित भी हुआ और कुछ दूर उनका सहयात्री भी रहा। हालांकि वे मुझसे बराबर कहते, कठिन है राह गुजर, थोड़ी दूर साथ चलो, बहुत कड़ा है सफर, थोड़ी दूर साथ चलो। कठिन है राह गुजर, थोड़ी दूर साथ चलो, बहुत कड़ा है सफर, थोड़ी दूर साथ चलो। तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है, मैं जानता हूं, मगर थोड़ी दूर साथ चलो। मैं उन्हें आज तक इसलिए भी न भुला सका क्योंकि वे मेरे जीवन में अनेकों झनकार की पगडंडियां छोड़ गए। हाँ, मेरे नौजवान मित्र मुझे क्षमा करेंगे, इनमें उजड़े हुए सामंती खंडहरों को फिर से देखने को अनेकों झरोखे मिलेंगे। ये पंक्तियां मेरे पिता श्री उदयराज सिंह ने 1 मई 1988 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन अपने नई किताब गांव के खिलौने के प्रस्तावना में लिखा था। आज उसी कहानी संग्रह के पहले कहानी को, जो कि शीर्षक है टेनी बाबा, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। बबुली दर्जी की सिली हुई मलमल की दुपल्ली टोपी, मलमल का ही कुर्ता तथा ठेहुने तक नाखूनी कोर की धोती, गले में लटकती हुई लंबी चादर, पैरों में 19वीं सदी का पुराना जूता, उसी शती की एक काली बकुली यानी छड़ी, उसी शती की एक काली बकुली का सहारा लिए हुए, कमर छाता की कमानी की तरह झुकी हुई, बुढ़ापे की मार से पेट पीठ में सटा हुआ, खरामे खरामे बाहर से आते हुए टेनी बाबा हमारे 200 वर्ष पुराने गढ़ के बुलंद फाटक के अंदर बने चबूतरे पर 5-6 सीढ़ियां चढ़कर हांफते हुए अपने गद्दे पर बैठ जाते
और दीवार में सटकर उठंग कर ऊँघने लगते। इस उम्र में अब कहीं भी आना जाना उनके बूते की बात नहीं। और जब कभी मेरी दादी के निजी सचिव के रूप में उनके आज्ञा पालन हेतु बड़ी मुश्किल से कहीं जाना पड़ता तो उनकी झुकी हुई कमर और भी झुक जाती। हांफते हुए जाते और काम पर गढ़ में नहीं आई हुई लौंडी को दो चार भद्दी सी गालियां और पोपले मुंह से दो चार सीख देकर थके मांदे झट लौट आते और अपनी गद्दी पर बैठकर दीवार से उठंगते तो उन्हें संसार का सारा सुख जैसे इकट्ठे एक ही क्षण में मिल जाता। टेनी बाबा की कुछ ऐसी ही तस्वीर 60 साल पहले की मेरे मानस पटल पर आज भी उभर आती है। टेनी बाबा भोर में कुछ नाश्ता नहीं करते। उस युग में शायद बूढ़ों को नाश्ता करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। धर्म और नेम की कुछ ऐसी कड़ी पाबंदी थी कि नहा धोकर आधी धोती लपेटे टेनी बाबा को गढ़ के कोठे पर ही बाबा लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में पूजा पाठ करते 10-11 बज जाते और पूजा अर्चना से उठते तो भगवान का चरणामृत लेकर जो भी भोग लगता, कभी बताशे, कभी इलायची दाने, और किसी दिन पुजारी की विशेष कृपा होती तो एक दोने में हलवा मिल जाता तो उनके भाग खुल जाते। मगर जिस दिन जो भी मिल जाता उस पर टेनी बाबा खुशी से संतोष कर जाते और कभी भी दिल में कोई कीना नहीं रखते। फिर टेनी बाबा कुर्ता टोपी पहनकर गद्दी पर बैठ जाते और उनका दिन भर का खटराग शुरू हो जाता। उनके सामने एक मेज जमीन से कुछ उठी हुई लग जाती। उसके दराज में उनका कलमदान, सफेद कागज, एक रूल, स्याही सोख सभी निकल जाते। पहले वे कागज मोड़कर उस पर पेंसिल से रूल के सहारे लाइन देते और रोजमर्रे का हिसाब क्या लिखते, कलम की नोक पर बेल बूटे उगा देते। हरूफ कैथी के थे, यानी अक्षर हरूफ कैथी के थे, एकदम गोल गोल, खूब सुंदर। और पाई पाई का हिसाब लिखकर, मिजान मिलाकर, आज का पैसा जो हाथ में फाजिल आया उसे आज के दिन में चढ़ा देते। हर काम को एक करीने से करने की बचपन में पाई हुई सीख जीवन भर उनके जीवन की लीक बनी रही, जो कभी हटी नहीं, मिटी नहीं। अनुशासन और संयम का अद्भुत संगम। टेनी बाबा के अक्षर, उनकी हिसाब की कॉपी और कभी कभी फारसी के शेरों को बड़ी आसानी से बोलकर फिर उनका अर्थ समझाने की उनकी व्यग्रता देखकर एक दिन मैंने बड़े कौतूहलवश उनसे यह सवाल पूछ दिया, बाबा आप कहाँ तक पढ़े हैं, कहाँ पढ़ते थे? तो उन्होंने झट कहा, वाह, बस आपके गढ़ के ही सामने वह उसी बारहदरी में हमारा मकतब था, जहां आज दशहरे के दिन राजा साहब का दरबार लगता है और तौज़ी होती है। उसी मकतब में हम पढ़ते थे। आपके दादाजी हमारे सहपाठी थे। दोनों ही अगल बगल बैठते, उर्दू, फारसी, पहाड़ा, गुना भाग सब वहीं सीखा। उन दिनों कैथी या उर्दू लिपि में ही लिखाई होती थी। आजकल के नागरी अक्षर तो हम कहाँ सीख पाए। आपके दादाजी अल्पायु ही रहे, मगर जब तक जिए अपने टेनी को बराबर प्यार मोहब्बत देते रहे। उन्हीं के समय से जो मेरी रसाई इस दरबार में हुई उसे मैंने आज तक निभा दिया और अब मेरी अर्थी भी इस
ड्योढ़ी से ही उठेगी। फिर बाबा कहीं खो गए। शायद उनके लिए अतीत वर्तमान हो उठा है। पत्नी जवानी में ही चल बसी, परंतु उन्होंने कोई शादी नहीं की। पत्नी से कोई बाल बच्चा नहीं हुआ, फिर उन्हें और बच्चे होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जब तक पितामह जीते रहे, उन्हीं के दरबार में रंगारंग में जिंदगी कटती रही। और 37 वर्ष की छोटी उम्र में जब वे उठ गए, तो टेनी बाबा का मधुबन भी उजड़ गया। उनका दिल सिल हो गया और अपने मकतब के सहपाठी की पत्नी तथा उनके 2 बच्चों की देखभाल, सेवा, शुश्रूषा करते अपनी जिंदगी को होम देने की उन्होंने शपथ ले ली। उनके भतीजे जो सूर्यपुरा गांव छोड़कर आरा शहर में जा बसे थे, बहुत प्रयास करते रहे कि टेनी बाबा आराम से उनके साथ आरा में रहें, मगर टेनी बाबा ने उनकी एक न सुनी और अपनी अंतिम सांस तक अपने प्रिय मित्र की पत्नी तथा उनके बच्चों की देखभाल करते ही रहे। दोपहर 12 बजते बजते हमारी दादी की आज्ञाकारिणी दाई गुप्ती आ धमकती और सूचना देती कि लड़ुआवन बाबा के चौके में उनका खाना बनकर तैयार है और अब बाबा भोजन करने चलें। बाबा 5 मिनट में धीरे धीरे उफ उफ करते उठते, टोपी कुर्ता एक खूंटी पर टांगते, चादर दूसरी खूंटी पर रखते, हाथ मुंह पैर धोते, लोटे में पानी भरते, फिर बिना छड़ी के किसी तरह अपनी छीन काया को ढोते ढकेलते गढ़ के अंदर खड़ाऊ पहने बढ़ते। अंदर जाना उनके लिए जैसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने जाना ठहरा। 2-2 फुट ऊंची 7 चौखटों तथा 5 लंबे लंबे कमरों से गुजरकर अंदर गढ़ के लौजाना यानी दरवाजा, गढ़ के लौजाना पर एक किनारे लड़ुआवन बाबा की मिट्टी का घर है जिसमें खाना बनता है। रोज गोबर मिट्टी से उनके चौक की लिपाई होती है और वहीं टेनी बाबा बड़े प्रेम से पीढ़ा पर बैठकर किसी ब्राह्मणी के हाथ का बनाया हुआ दाल भात बड़े प्रेम से खाते हैं। लहसुन प्याज भी वह नहीं खाते। सिर्फ हमारी दादी के चौके से गढ़ के अंदर से खौदाहो चाची की बनाई हुई बड़ी स्वादिष्ट सब्जियां गुप्ती दे जाती, जो उन्हें चटक भी लगती और उनकी तृष्णा को शांत कर देती। देख छुआए ना, कच्चा खाना बावन ही रखते। गुप्ती को देखते ही टेनी बाबा उसे सावधान करते और गुप्ती इस पर गुर्राती, देखत बानी अभी आंधर नेकी भइल। फिर हाथ चमकाती हुई बरस पड़ती। ये तौहीनी उस युग में कभी कभी बर्दाश्त से बाहर हो जाती। हाय हाय, आजो अंजोरिया तुरहिन के देख के काहे ना आपन अखियां नीचे कर ली, धधा के देखे लगिला। अब टेनी बाबा का चेहरा देखने लायक होता। काश इस कटे हुए कबूतर के ठौर पर किसी समय मैं पहुंच जाता तो व्याधा की आंखों को नोच लेने को घायल कबूतर सिर्फ डने फटफटा कर चुप हो जाता और केवल इतना ही चिल्लाता, देखते हैं बच्चा, जो कल मेरी कदम बोसी करती रही आज सर पे चढ़कर बोल रही है। और ये शेर सुना देते, जमाने के हाथों से चारा नहीं है, जमाने के हाथों से चारा नहीं है, जमाना हमारा तुम्हारा नहीं है। ये तो खैरियत रही कि नवोड़ा पंडिताइन घूंघट की ओट से ही खिलखिलाती रहीं, वरना
बुढ़ापे की बेबस ओट पर किसी नवयौवना की व्यंग भरी हंसी की चोट हृदय को बेध कर धर देती है। 4 बजते बजते टेनी बाबा की बुलाहट हिसाब की बही के साथ दादी के दरबार में होती। उनकी अर्दली गुप्ती टेनी बाबा के सर पे सवार है। चली तनी जल्दी, बुढ़िया रानी साहिब हिसाब लिखे वास्ते बुलावत बड़ी और हमरो काम हरज होता, अभी बहुत काम ऐसे ही पड़ल बा। टेनी बाबा की बूढ़ी काया जल्द संभाल में आवे तब न चले। कुड़ते हुए साफ धोती पहनी, कुर्ता पहना, टोपी लगाई, चादर गले में डाली, चश्मा लिया, छड़ी संभाली। उनके लिए तो यही इस बुढ़ापा का सबसे बड़ा दरबार है। छड़ी के सहारे टेनी बाबा अंदर के दरवाजे तक पहुंचते हैं। गुप्ती अंदर जाकर दोनों दुल्हनों को, मेरी माँ और चाची दोनों दुल्हनों को आगाह कर देती है कि वे नीचे न उतरे, ऊपर ही रहें। टेनी बाबा जो आ रहे हैं। दादी हमारे दालान में पाए की ओट में अपनी गद्दी लगवाती, वहीं कलम दवात उनके कागज पत्र रखे जाते। बाहर आंगन में टेनी बाबा का आसन लगता, कलमदान, उनके कागज पत्र के साथ हिसाब की कॉपी रखी जाती। तब हरी झंडी दिखाई जाती और टेनी बाबा बकायदे आंगन में लाए जाते। झुककर बाहर से ही बोलकर सलाम बजाते। अंदर से मेरी दादी अपने टेनी चाचा को प्रणाम कहती। हम बच्चों के बाबा उनके रिश्ते में चाचा लगते। फिर हिसाब लिखवाने का सिलसिला चलता। वह बोलती जाती, टेनी बाबा चश्मा लगाए लिखते चले जाते। मेरी दादी बड़े सलीके से काम करती। मेरे पिता और चाचा जब बहुत छोटे थे और उनके पिता की मृत्यु हो गई तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स में रियासत जाने तक राज का सारा भार वही संभाले रही और उसके बाद भी ठाकुर जी के नाम पर निकाली हुई जमींदारी का काम वह अंत तक देखती रही। हम बच्चे आंगन में खेलते रहते और बीच बीच में उनको तंग करते जाते। मैया जी भूख लगल बा और वह गुप्ती को पुकार के कहती, दाऊ जी यानी बालाजी को भूंजा चना दे, श्यामा यानी राणा जी श्यामा को मूरी दे, शिवा को चबेना दे, बचुली मेरी बहन झुनझुन दीदी, बचुली को भी चबेना, ददुली माया दीदी, ददली को भी फुटाहा। यानी भाई बहन मिलाकर हमारी पीढ़ी के 11 बच्चों के लिए मूरी चना चबेना ही उनका प्रसाद होता और हम उसे उनकी काठ की अलमारी में करीने से सजी हुई बोतलों में से रह रहकर पाते रहते। उधर टेनी बाबा का हिसाब भी चलता और दासियों को काम ठीक से करने को डांट पड़ती रहती तथा खोदाहो चाची को रात के खाने की सब्जी का ब्यौरा भी दिया जाता। जब संध्या की अंधियारी छाने लगती और टेनी बाबा तथा दादी की आंखें जवाब देने लगती तो टेनी बाबा को छुट्टी मिलती और फिर वह उसी रास्ते बाहर पहुंचाए जाते। महीने की पहली तारीख को टेनी बाबा बंगला पर पहुंचते, जहां मेरे पिता दिन बिताने तथा काम काज देखने रोज आते और सभी बच्चे भी दिन भर वहीं रहते। गढ़ पर माहवारी खर्च का हिसाब पास कराने पिता के दरबार में टेनी बाबा खड़े रहते। घंटों खड़ा देखकर मुझे उन पर बड़ी दया आती और मैं उन्हें अपने पास बुलाकर बैठा लेता। जब भीड़ छटती तो मैं उन्हें फिर पिता के समीप पहुंचा देता ताकि उनको जल्द छुट्टी मिल जाए। महीने में यही दिन मुंशी टेनी लाल का आउटिंग होता, नहीं तो वहीं गढ़ के अंदर चबूतरे पर एक सा जीवन जीते जीते
80 के पार अब पहुंच चुके हैं। हाँ, गांव में किसी बिरादरी के घर पर भोज भात होता तो टेनी बाबा अवश्य जाते। रोजमर्रे की दाल भात से निजात मिलती, कुछ जायका बदलता, और दूसरे दिन उनकी कमजोरी जानते हुए मैं उनसे अवश्य पूछता, कहिए बाबा, आपने कल कितने फुलौरे खाए? अब इस बुढ़ापे में क्या फुलौरा खाऊं? 10-12 में टेम बोल देता हूं। मुझ जैसे बिना दांत के प्राणी के लिए फुलौरे ही तो हैं जो मुंह में जाते ही गल जाते हैं और मैं गटक जाता हूं। हाँ, यदि जवानी रहती तो अलबत्ता आपको हिसाब देता। और टेनी बाबा के होठों पर बीते पहर की हंसी दौड़ जाती। बचपन में अन्य बच्चों की तरह मैं भी बहुत बीमार पड़ता और उन दिनों बुखार हुआ नहीं कि सब खाना बंद। पूरे 24 घंटे बुखार नहीं रहने पर ही पथ मिलता। पुराने चावल का गीला भात और परवल या आलू का चोखा भरता। पथ खाने के बाद रोगी को दिन भर सोने नहीं दिया जाता, नहीं तो बुखार फिर चढ़ जाता। इसलिए उसे बड़ी हिकमत से जगाए रखा जाता। मेरी दादी के भंडार में बहुत पुराने चावल का पूरा स्टॉक था। गांव भर के लिए पथ का चावल वही देती, मेरे पथ का चावल भी वही देती, मगर दिन भर मुझे जगाए रखने का भार टेनी बाबा पर रहता। पथ खिलाकर मेरी मां मुझे बीच के खलकी कमरे में भेज देती, जो बाहर कटहरा तथा अंदर हवेली के प्रवेश द्वार पर था, और अंदर से दरवाजा बंद कर देने पर बिना हिचक बाहर का दरवाजा खोलकर कोई भी पुरुष आ सकता था। फिर गर्मी में वह कमरा बड़ा ठंडा भी रहता था। यों शहतीर से टंगे पंखे भी पंखाकश चलाते थे। मुझे यहां लिटा देने के बाद टेनी बाबा बुला दिए जाते। इतनी उम्र में भी वह सीकड़ पकड़ किसी तरह ऊपर चढ़ ही आते और कुर्सी पर बैठकर गुलब कावली के किस्से तथा अरब और फारस के शहनशाहों तथा खलीफों की अन्य दिलचस्प कहानियां भी सुनाते। 12 बजे से 5 बजे शाम तक वह मेरा दिल बहलाते रहते और सोने नहीं देते। किसी दिन शाम को वह मुझे गढ़ के सटे हुए ही मैया जी के बाग में टहलाने ले जाते और एक न एक नया शेर अवश्य सुनाते, जैसे पानी खुलकर बरस जाए, पानी खुलकर बरस जाए तो बाग जाने का मजा आए, पानी खुलकर बरस जाए तो बाग जाने का मजा आए। और मैया जी के बगीचे में टहलते हुए वे गढ़ की ओर इशारा कर अतीत के चलचित्रों से मेरा परिचय कराते जाते। उस समय मैं कहानी कम उनके चेहरे की चमक को अधिक गौर से देखता रहता। एक से एक किस्से आते और हर किस्से के साथ उनके चेहरे पर नई नई आभाएं आती और कहीं विलीन होती जाती। बुढ़ापे और उम्र की मार से उभरी हुई चेहरे की झुर्रियां जाने कहां गुम हो जाती। आंखों में अजीब स्फुरना जग जाती और वे कहते जाते, जानते हैं आप, जब आपके परदादा दीवान जी साहब अपनी स्थूल काया के कारण चांदी के तामजाम पर डुमरांव से आते, हर 4 कोस पर वर्दी पहने कहार बदल जाते, इसी हॉल में आराम करते और उनका दिल बहलाने बुलाकन आती और ऐसी महफिल जमती कि सभी बाग बाग हो जाते। मैं भी छिपकर उस महफिल में कहीं बैठ जाता। यूं मुमानियत तो थी नहीं, और उस समय की मांग ऐसी थी कि कोई न कोई किसी तवायफ से जुड़ा रहता।
और वही उसका दिन भर का दुख भूलने का एक अनोखा संसार भी था। उस जमाने में ना सिनेमा था और ना नाटक मंडली। इस बगीचे में तीतर बटेर बगेरियों को एक देग में मुश्क अंबर जाफरान तथा अन्य मसालों के साथ बंद कर दिया जाता और उससे जो शराब चूती वह दिल और दिमाग को तर कर देती और जिसमें ऐसी फुर्ती आ जाती जैसे कि घोड़े पर बैठकर आसमान में उड़ा चला जा रहा है कोई। उसके मुकाबले इन विदेशी शराबों की क्या बिसात, छी छी। और नाक भौं सिकोड़ते व खिलखिला पड़ते। उफ, सावन के समैया के समय ठाकुर बाड़ी में श्री राधा कृष्ण की झांकी के सामने नाच गाने का ऐसा रंग जमता कि आज कोई क्या कहे क्या देखे। जिसने वह रंग रूप देखा ही नहीं वह उसका अंदाज क्या लगाए। दीवान जी साहब और उनके बाद श्रीमान राजा साहब यानी आपके दादाजी की भी गद्दी भगवान के सामने लगती। फिर रस रंग का वह फवारा उड़ता कि बस कोई आंख वाला तेरे जोबन का नजारा देखे, कोई आंख वाला तेरे जोबन का नजारा देखे। कलकत्ते और बनारस से बड़ी मैना, छोटी मैना, गौहर जान, कज्जनबाई इलाहाबादी आखिर कौन नहीं आती। ठाकुरबाड़ी के विशाल चबूतरे पर शामियाना लगता और जेवार से भीड़ उमड़ी चली आती। रात भर मोमबत्ती के रंग बिरंगे झाड़ फानूस जलते रहते और भजनों के साथ ही साथ राधा माधव की रासलीला भी होती। कभी राधा के आंचल का छोर माधव के मुकुट से उलझ पड़ता और कभी माधव के उतरिये का कोर राधा के गहनों में अटक जाता। तबले की ताल पर जब कत्थक के घुंघरू थिरकने लगते तो एक अजब मस्ती सारी हवा में फैल जाती। फिर तो भोर में भैरवी सुनकर ही मजलिस उठती। इस क्षण टेनी बाबा का चेहरा ही नहीं चमकता, सारा बदन एक अजीब अंदाज में थिरक भी रहा है। जबान चुप होने का नाम ही नहीं लेती। संध्या आकाश की निविड़ शून्यता में जाने क्या खोजते हुए सिनेमा की रील की तरह तस्वीरों को उकेरते हुए बोले चले जा रहे हैं वह। मैं अवाक हूं। अपने में ही सदा डूबे हुए टेनी बाबा को आज हो क्या गया है कि देखता हूं श्याम सुंदर तिवारी दौड़े चले आ रहे हैं। टेनी बाबा बच्चा को लेकर फुलवारी में आज इतनी देर बैठे क्या कर रहे हैं? आज पानी बरसने का पहला दिन है, सांप बिच्छू जरूर ही निकलेंगे। चलिए चलिए गढ़ में। बड़ी दुल्हन जी घबरा रही हैं, उधर थपिया बच्चा के दूध का गिलास लिए दौड़ रही है। श्याम सुंदर तिवारी को देखते ही टेनी बाबा जैसे जाग पड़े। हाँ हाँ चलिए बच्चा, काफी देर हो गई। उफ, मैं भी कहां से कहां पहुंच गया था। टेनी बाबा ने अपनी छड़ी उठाई और हमारे साथ मंथर गति से गढ़ की ओर चल पड़े। 1936 में मेरी दादी स्वर्ग सिधार गईं और उनके साथ ही साथ टेनी बाबा की भी दुनिया उजड़ गई। जिंदा लाश की तरह गढ़ के फाटक पर पड़े रहते। अपने सहपाठी और अभिन्न मित्र के असमय ही उठ जाने के उपरांत उनकी पत्नी, उनके पुत्रों तथा उनके पौत्रों की भरपूर सेवा कर टेनी बाबा अब इस असार संसार में और नहीं रहना चाहते थे। मैं भी स्थानीय स्कूल से मैट्रिक पास कर इलाहाबाद पढ़ने चला गया था। एक दिन इलाहाबाद से लौटा और मां के पास झट गढ़ की ओर भागा। बाहर चबूतरे पर मायूस बैठे मुंशी बंगाल लाल से पूछा, बंगाल बाबा, टेनी बाबा आज अपनी गद्दी पर नहीं है, कहां गए?
बबुआ अब उनकी गद्दी बराबर सुनी ही रहेगी। क्या आपको नहीं मालूम, एक दिन यही बीमार पड़े, दवा दारू के बावजूद कंठ बंद हो गया। उनके भतीजे आरा से आए, उन्हें बेहोशी की अवस्था में ही आरा ले गए। वहां भी उपचार हुए, मगर बुढ़ापे का आलम है, एक दिन इस संसार से कूच कर गए बेचारे। खैर उम्र तो हो ही गई थी। बाबा लक्ष्मी नारायण उनकी आत्मा को शांति दे। उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू लुढ़क गए। मेरी भी आंखें सजल हो गई। मैं वहीं पर पितामह के समय से रखी हुई एक चौकी, जो आज भी वहीं रखी हुई है, पर झट चढ़कर उनकी गद्दी की ओर निहारने लगा। आज वह गर्द से भर गई है, उस पर बादूर की विष्ठा भी गिरी है। सिर्फ दीवार में वर्षों सटकर बैठने से उनके सर के तेल से जो चूना धुल पुंजकर एक गोल निशान वर्षों से बना है, वह आज भी ज्यों का त्यों बरकरार है। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।